जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम एजुकेटर में। तो हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है आप लोगों के लिए और उस श्रृंखला का नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर। 365 डे कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में हम क्या करेंगे कि प्रतिदिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रात्रि 9:30 बजे और उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू होंगे उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। और अगर आप लगातार इसी तरह की क्लास देखते रहे तो 365 डेज में आपका छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा, जो आगामी परीक्षा के लिए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए काम आएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूं इसके माध्यम से, और उन एमसीक्यू के माध्यम से आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम में करने वाली जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको आप नहीं करेंगे अगर आप ये क्लास लगातार देखते रहते हैं। तो क्लास हमारी प्रतिदिन 9:30 होगी। आप लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को, यारों को, जितने भी परिचित हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स अगर आपको मजबूत करना है तो 9:30 रात्रि के समय में एक क्लास होगी जो प्रीव्यू के रूप में आपको मिलेगी, जिसमें हम क्या होगा कि प्रतिदिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से एमसीक्यू कराएंगे। पीटी को ध्यान में रखकर बेसिकली ये तैयार किया गया है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमसे ये अक्सर कहते थे कि सर हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं और एग्जाम के टाइम पीरियड में उस तरह का कॉन्सेप्ट जब नहीं याद आता है तब फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह की समस्या ना हो, इसीलिए आप वीडियो के माध्यम से उनको बार बार रिपीट करके अगर देखते रहे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और छोटी छोटी बारीक वाले क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होते रहेंगे। तो जुड़िएगा और शेयर कर दीजिएगा एक बार अपने दोस्तों के बीच में। तो जैसा कि 2 वीडियो हमने जो पहले की बनाई थी वो बेसल नॉर्म्स पर बेस थी, आपने देखा होगा, और बेसल नॉर्म्स अपनाने के बाद में कुछ बातें उसमें समाहित की गई थी, कुछ पैमाने को अपनाने की बात की गई थी, जिस पर बेस्ड होकर मैंने आपकी 2 वीडियो शुरू में बना दी हैं। अब तीसरी वीडियो भी बेसल नॉर्म्स पर ही बेस्ड है। जब बैंकों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई 2008 में, तो बेसल नॉर्म्स 3 को जब अपनाया गया तो उसमें एक बात और समाहित की गई थी जिसका नाम है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। और पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए और आरबीआई इन दिशा निर्देशों को समय समय पर अलग अलग बैंकों के लिए, अलग अलग एक तरह से वित्तीय संस्थानों के लिए रिप्रेजेंट करता है, जिसके बेस पर बैंकों को ये पैमाने अपनाने पड़ते हैं। तो इसी पर बेस्ड आज का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, हमारा टॉपिक है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और उसी के नीचे आपका लिखा है क्या, पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात। 2 कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ समाहित हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो अर्थात CRAR, और वहां पर कार है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अगर देखा जाए तो दोनों ही एक ही शब्दावलियां हैं, दोनों का अर्थ सेम निकलता है, लेकिन अलग अलग शब्दों को यहां पर क्यों प्रयोग किया गया है उसको भी हम थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस अंतर करेंगे और अंतर करके समझाएंगे कि भाई इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, एक ही जब शब्दावलियां हैं बिल्कुल सेम रूप से। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इसी पर बेस्ड होकर रहने वाली है। 2008 में जब बैंकों की हालत खराब हो गई तो खराब होने के बाद में बैंकों के दिशा निर्देश के रूप में बेसल 3 पैमाने को अपनाने की बात उठी, और बेसल 3 पैमाने को 2009 से अपनाने के जब दिशा निर्देश दिए गए भारत में आरबीआई के द्वारा, तो बेसल नॉर्म्स को अपनाने के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात को भी बनाए रखने की बात कही गई थी। तो क्या होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, हम उसी चीज को समझेंगे आज के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले पूंजी पर्याप्तता अनुपात को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन इसलिए कराता हूं मैं क्योंकि आपको यह पता लग जाए कि हम जो पढ़ने वाले हैं उससे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है ये केवल और केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा,
क्लास के बाद में और भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे ही क्लास हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम और भी कराते हैं, जिस पर बेस्ड होकर हमारी क्लास ये तैयार की गई है, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और कोई भी मिस्टेक आप ना करें। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास का जो प्रश्न है वो उसी पर बेस्ड है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर हमें विचार करना है। पहला है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात कार बैंकों द्वारा अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रति धारित पूंजी की मात्रा को मापता है। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात सभी प्रकार के बैंकों के लिए समान है। और तीसरा है, टीयर फर्स्ट पूंजी टीयर 2 पूंजी की तुलना में हानि अवशोषण के लिए अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? का है केवल एक, खा है 1 और 3, गा है 2 और 3 और घा है 1, 2 और 3। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तब तक मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आप इसका आंसर दीजिएगा अगर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा सही, जिससे हमें भी पता चल जाए। हो सकता है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन आगे चल के और भी चीजें कॉन्सेप्ट में मिलने वाली है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब दिमाग में ये चल रहा होगा आपके कि होता क्या है कार, अर्थात कैपिटल एडुकेशन रेशियो होता क्या है, ये दिमाग में आपके चल रहा होगा कि भाई ये है क्या, जिसके बेस पर ये चीजें डेवलप की गई हैं, जिसके बेस पर ये सर ने क्लास रखी। तो देखो, बैंक का काम क्या होता है आप बताइएगा। बैंक का काम होता है क्या, किसी एक पर्सन से पैसा लेकर, ठीक है, बैंक ने उस पैसे को लिया और दूसरे पर्सन को पैसा दे दिया। ठीक है, सेकंड पर्सन को एक तरह से पैसा दे दिया, इधर से लिया और इधर दे दिया। मान लेते हैं क्या कि अगर इस पर्सन ने बैंक को पैसा वापस नहीं किया, मान लेते हैं कि इस पर्सन ने जो P2 है, इस P2 वाले ने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में बैंक के सामने एक संकट आ जाएगा P1 का पैसा वापस करने का। P1 का पैसा वापस करने का एक संकट आ जाएगा बैंक के सामने। तब ऐसी स्थिति में बैंक क्या करे जिससे इस संकट से उसे उभारा जा सके? तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, इसी बात को एक तरह से संरक्षित करता है। यहां पर यह एक ऐसा अनुपात है जो बताता है कि कोई बैंक या वित्तीय संस्थान अपनी जोखिम को कितनी अच्छी तरीके से कवर कर सकती है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बताता है क्या कि ये जो जोखिम है इसको बैंक कितनी अच्छी तरीके से कवर करके कर सकती है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात बैंकों को पूंजी की एक मात्रा अपने पास में निश्चित करके हमेशा ही रखनी होती है, जिससे इस तरह का अगर कोई जोखिम उत्पन्न हो जाता है, इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस समस्या का निजात कर सके, उस समस्या से मुक्ति पा सके बैंक। इसीलिए इस शब्द को कहा गया है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। बड़े साधारण शब्दों में मैंने आपको यह समझा दिया कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात किस बात को रिप्रेजेंट करता है और किस बात को एक तरह से लेकर चलता है। अगर हम एक एग्जाम्पल से और समझ लें तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमें यह पता लग जाएगा कि यहां पर जैसे मान लेते हैं कि एक बैंक है और बैंक अगर किसी ग्राहक को लोन देता है, तो लोन देने के समय में बैंक को यह देखना पड़ता है कि हमने जब लोन दिया है तो इस लोन देने के समय में कितना जोखिम है, कितना रिस्क है, ये आदमी लोन वापस करेगा या नहीं करेगा। इस बात को एक तरह से बैंक को देखना होता है। अब बैंक को जाहिर सी बात है कि अगर इस बात को देखना है कि ये आदमी बैंक का पैसा वापस करेगा या नहीं, हो सकता है वो पैसा ना लौटाए। अगर वो पैसा नहीं लौटाया तो बैंक का तो सारा पैसा डूब गया, बैंक का तो एक तरह से पैसा पूरा का पूरा डूब चुका है। तो यहीं पर कहा जाता है क्या बैंकों से कि अगर आप यहां पर कुछ पैसे को रिजर्व करके अर्थात पर्याप्त मात्रा में रख लेते हो तो इस जोखिम से मुक्ति पा जाओगे।
आप जोखिम से मुक्ति पा जाओगे। और अगर इस पैसे को भविष्य के लिए आप संरक्षित करके रख लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप बड़े आराम से चीजों को निपटा सकते हो। अर्थात पूंजी की पर्याप्त मात्रा बनाकर रखिए एक अनुपात के रूप में, इसीलिए इसको कहा जाता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसीलिए इसको कहा जाता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहा जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा भाई? अगर मान लेते हैं कि बी पर्सन ने बैंक को पैसा दिया था और P2 ने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, तो बैंक से कहा गया कि आपको एक पैसा हमेशा ही संरक्षित करके रखना है, रिजर्व करके रखना है, जोखिम का एक हिस्सा आपको क्या करना है, रिजर्व करके रखना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा क्या, वास्तव में अर्थव्यवस्था में एक तो लोगों का विश्वास बना रहेगा बैंक के प्रति। क्यों बैंक के प्रति? क्योंकि बैंक पैसे को चुकाने के लिए सक्षम है और सुरक्षित है, और वो किसी भी आर्थिक संकट का सामना करने के लिए तैयार खड़ी है, इस बात का इंडिकेशन चला जाएगा। बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं, बिल्कुल आम चाल की बोलचाल की भाषा में। अब जाहिर सी बात है क्या कि जब आर्थिक संकट का सामना कर सकता है बैंक, तो बैंकों के इस्टेब्लिशमेंट में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक स्थायित्व आएगा बैंकों का। और अगर बैंकों में स्थायित्व आएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में पैसा रखेंगे कि कोई बात नहीं यार, बैंक तो हमारा पैसा तो वापस कर ही देता है, वो अपने आप को सुरक्षित करके चल रहा है। और बैंकिंग गतिविधियां अगर बढ़ेंगी तो वित्तीय समावेशन होगा और देश तरक्की करेगा, अर्थात हर क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम एक तरह से अपना विस्तार कर पाएगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था में पूंजी पर्याप्तता अनुपात का एक बड़ा ही महत्व निकल कर आ जाता है अर्थव्यवस्था में। अर्थात ये बैंक कितना सुरक्षित है, किसी आर्थिक संकट का सामना कर सकता है या नहीं, बैंकों के स्थायित्व और ग्राहकों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित कर देगा ये कार्य। अब ये बात तो एक तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी यहां। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मुझे ये बता दीजिए क्या कि ये भैया जो है पैसा कैसे रखती है, ठीक है, और रिस्क वेटेज को आप कैसे देखते हो? पैसा कैसे रखती है और रिस्क वेटेज को कैसे देखते हो? आप कैसे कैलकुलेट करती है बैंक, किस तरह से कैलकुलेट करती है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो जस्ट लाइक ऐसे समझो यहां पर, ठीक है। बैंक एक तरफ तो बैंक है, ठीक है, समझिएगा इस तरफ, एक तरफ तो कौन है, बैंक है, ठीक, और दूसरी तरफ यहां पर क्या है कि रिस्क वेटेज है, ठीक है। एक तरफ तो बैंक है, दूसरी तरफ रिस्क वेटेज। अब समझिएगा, ठीक है। अब देखो बैंकों से कहा जाता है क्या कि अपनी जो एक तरह से कैपिटल है अर्थात पूंजी है उसको आप बनाकर रखो, किसका, रिस्क वेटेज का एक हिस्सा। अब ये रिस्क वेटेज कैसे पता चलेगा कितना है क्या है, उसका एक हिस्सा एक तरह से बनाकर रखकर चलो, ये बैंकों से कहा जाता है। अब ये रिस्क वेटेज कैसे पता चलेगा, रिस्क वेटेज कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 लोग हैं, देखो कैसे कैलकुलेट होगा रिस्क वेटेज, ठीक है। अर्थव्यवस्था में 3 लोग हैं जो लोन के लिए एक तरह से लिए हुए हैं बैंक से, एक तो गवर्नमेंट लिए हुए हैं बैंक से, ठीक, दूसरा कारपोरेट सेक्टर लिए हुए है, ठीक है, और एक तरह से कौन लिए हुए, हाउस होल्ड लिए हुए, ठीक, मतलब एक तरह से जो घर के कर्मचारी हैं या साधारण व्यक्ति हैं वो लिए हुए हैं, साधारण व्यक्ति। अब 3 लोग अगर लोन लिए हुए बैंक से, एक तो कारपोरेट है और तीसरा सरकार, 3 लोग सरकार से बैंक से लोन लिए हुए हैं।
अब मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में अगर पैसा दिया गया है तो सबसे ज्यादा रिस्क किस में होगा, तो आप कहोगे कि सर साधारण व्यक्ति अगर लिए हुए है तो 100% एक तरह से यहां पर रिस्क होगा। कितना? 100% रिस्क होगा कि वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। सर कारपोरेट सेक्टर में कितना रिस्क मान लेते हैं कि 50% रिस्क होगा। कितना परसेंट? 50% रिस्क होगा। और तीसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में कितना रिस्क होगा? बोले नो रिस्क सर, नो रिस्क। गवर्नमेंट सेक्टर तो पैसा एक तरह से वापस कर ही देगी, 100% कोई रिस्क नहीं होगा। अब ये तीनों को कितना कितना पैसा उधार दिया गया? मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को भी 100 करोड़ रुपया दिया गया, कारपोरेट को दिया गया 150 करोड़ रुपया, और हाउस होल्ड को दिया गया मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया। ठीक, ये एक तरह से क्या है कि पैसा दिया गया। अब पैसा जब दिया गया ये वाला कितना? 100 करोड़ रुपया, 150 करोड़ और 100 करोड़, इतना पैसा दिया गया है किसी भी बैंक के द्वारा इन तीनों सेक्टर्स को। यहां अब इसका फार्मूला क्या होता है? रिस्क, ठीक है, यहां पर जो लोन अमाउंट है और रिस्क वेटेज से मल्टीप्लाई कर दो, रिस्क वेटेज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये कंटिन्यू रूप से कब तक? एन से। तो 3 लोग थे, गवर्नमेंट का लोन कितना है? 100 करोड़ रुपया। रिस्क वेटेज कितना है? तो अब आप कहोगे कि कोई रिस्क नहीं है, 0% है सर, 0% है। दूसरा एक तरह से कितना है? 150 करोड़ रुपया है। रिस्क वेटेज इसका कितना है? 75% है, ये 50% है, सॉरी 50% है, परसेंटेज है। परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 100 से एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 100 से एक तरह से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50% एक तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा आता है सर 100 करोड़ दिया गया है, इसमें तो 100% था, तो 100% एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज को हमने हटाया, ठीक है। तो अब टोटल रिस्क कितना बना? रिस्क वेटेज कितना बना? अब आप कहोगे रिस्क वेटेज बना कितना? तो आपका रिस्क वेटेज बना यहां पर 100, ठीक है, अर्थात 0 है, सरकार का तो 0 है, ठीक। और यहां पर कितना है? 75, और यहां पर कितना हुआ? 100, ठीक है, ये घट गया, ये 2 से 75 अर्थात टोटल रिस्क है बैंक का कितना? 175 करोड़ रुपए का टोटल रिस्क है, ठीक है। तो बैंकों से कहा जाता है कि आपका रिस्क कितना है, उस रिस्क के एक हिस्से को, मतलब आपको हम बताएंगे कि कितना हिस्सा, हम बताएंगे कि कितना हिस्सा, ठीक है। रिस्क वेटेज का एक हिस्सा आपको हमेशा ही बनाकर रखना होगा, और ये जो बनाकर रखना होगा वो ये बैंक को अपने पास में हमेशा रिजर्व करके रखना होगा। इसी रिजर्व को बैंक 2 तरीके से रखती है, समझिएगा। इसी रिजर्व को बैंक कितने प्रकार से रखती है? 2 तरह से रखती है, जिसको हम कहते हैं टीयर फर्स्ट कैपिटल और टीयर सेकंड कैपिटल। इसी रिस्क को बैंक कितने 2 प्रकार से रखती है, जिसको टीयर फर्स्ट कैपिटल और टीयर सेकंड कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसी रिस्क वाले पैसे को। अब आ गया होगा समझ में। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक तरह से जब बैंक बनाकर रखती है, तो अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना, टीयर फर्स्ट कैपिटल, टीयर सेकंड कैपिटल 2 तरीके से रखती है। और रिस्क वेटेज एसेट्स कैसे निकालती है कि बैंकों का कितना जोखिम है, जोखिम के हिसाब से उन्हें वेट देते हुए उसका कैलकुलेट करती है कि भैया इतने % का रिस्क है, और इतने % के रिस्क का इतना पैसा कैपिटल टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के रूप में बैंक ने समाहित करके रखा हुआ है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात पूंजी की पर्याप्त मात्रा को बनाकर रखा हुआ। पूंजी की क्या कर रखा है? पर्याप्त मात्रा को। अब कोई भी आदमी आएगा, अगर किसी ने नहीं दिया तो भी बैंक के पास में इतना पैसा रहेगा कि वो बैंक अपना पैसा वापस कर देगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि टीयर फर्स्ट कैपिटल के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। क्वेश्चन बना सकता है, यहां से बड़े आराम से सुनिएगा, बड़े आराम से एक तरह से लेकर चलना है कि टीयर फर्स्ट कैपिटल के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। यह बैंक की कोर पूंजी होती है। टीयर फर्स्ट को ही क्या कहते हैं?
कोर पूंजी कहते हैं और टियर सेकंड को सपोर्टिंग पूंजी कहते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग पूंजी एक तरह से कहते हैं, याद रखेंगे टियर सेकंड को सपोर्टिंग पूंजी। टियर फर्स्ट की पूंजी वास्तव में क्या होता है कि जोखिम को झेलने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होती है। सबसे पहले नुकसान को कौन झेलती है? टियर फर्स्ट कैपिटल। अगर कोई आ जाता है और आ जाता है तो अगर पैसा वहां रिजर्व है तो बैंक वहां से निकाल के दे देगी, टियर फर्स्ट कैपिटल। और टियर सेकंड वास्तव में सपोर्टिंग होती है और गंभीर हालत में ही इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं तो बैंक संभल जाती है, नहीं तो बैंक संभल जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जोखिम भारित संपत्ति का एक हिस्सा बैंकों को बना के रखना होता है, जो टियर फर्स्ट कैपिटल और टियर सेकंड कैपिटल के रूप में बनाकर एक तरह से बैंक रखती है। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि टियर फर्स्ट कैपिटल और टियर सेकंड कैपिटल में क्या क्या शामिल होता है, किस तरह से चीजें शामिल होती हैं टियर फर्स्ट कैपिटल में। पहला तो वो होता है पेड अप कैपिटल, याद रखेंगे इनको। टियर फर्स्ट कैपिटल सबसे पहले नुकसान को झेलती है और इसे कोर कैपिटल भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वह राशि होती है जो वास्तव में क्या है, शेयर धारकों के द्वारा कंपनी में निवेश की जाती है, निवेश करने के लिए दी जाती है। मतलब आपने शेयर खरीदा और शेयर खरीदा तो आपने पैसा कंपनी को दिया है। कितना पैसा दिया है? मान लेते हैं कि 4 रुपया दिया है, 10 रुपए का शेयर लिया था, 4 रुपए दिया है, तो पेड अप कैपिटल वो 4 रुपए ही हिस्सा है। ठीक है, तो शेयर का वो हिस्सा एक तरह से जो कंपनी अपने पास एक तरह से रख लेती है। ठीक है, और वास्तव में क्या है, कंपनी को किसी और पैसे की जरूरत नहीं होती है। उसी कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। स्टेटरी रिजर्व आपने देखा होगा, CRR और SLR, अर्थात वैधानिक, ये जो है स्टेटरी वैधानिक रिजर्व वित्तीय संस्थान और बैंक एक तरह से यहां पर बना के रखती है। रिटेन्ड अर्निंग, अगर कोई कंपनी जो है वो अपने शेयर धारकों को, या बैंक कोई भी है, अपना 100% शेयर धारकों को फायदा नहीं देती है, वो कुछ चीजें रिजर्व करके रखती है, कुछ चीजें रिजर्व करके रखती है अपने पास में हमेशा ही, वो 100% पूरा नहीं देती है, तो वो पैसा भी क्या होता है कि यहां पर रिटेन अर्निंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी बैंक को लाभ हुआ 100 रुपए का, तो उसने क्या किया, 20 रुपया केवल बांट दिए, 80 रुपया अपने पास में बना के रख लिया, तो वही कहलाता है रिटेन अर्निंग, अर्थात पिछला लाभ एक तरह से यहां। और कैपिटल रिजर्व के रूप में क्या होता है कि कुछ पैसा वो पूंजीगत संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करके अपने पास बना कर रखती है। ठीक है, और सामान्य संचालन में एक तरह से क्या है कि उसको मुनाफे से अलग रखा जाता है, और भविष्य में एक तरह से क्या है कि पूंजीगत विकास जब किया जाता है कंपनी का, उसके रूप में वो बनाकर रखती है, कैपिटल रिजर्व के रूप में जानी जाती है। मतलब पूंजी संपत्ति, भवन वगैरह जो होती है, बिल्डिंग वगैरह वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी एक तरह से बैंक रख लेती है, उसी को कैपिटल रिजर्व के रूप में रिप्रेजेंट। तो चारों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, पेड अप कैपिटल, स्टेटरी रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग और कैपिटल रिजर्व के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकायदा एक तरह से मैंने इसको समझा दिया है आपको यहां। अब दूसरा आता है कौन सा? दूसरा आता है आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व, सबऑर्डिनेटेड डेब्ट, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व। ये वास्तव में क्या है कि उतनी ज्यादा अगर कहा जाए तो समर्थन देती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं देती है जितनी पहली देती है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन एक तरह से प्रावधान, आप ये मान लीजिए क्या कि कंपनी, बैंक ने कोई एक तरह से क्या किया कि संपत्ति के मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया बहुत दिन से, अचानक से मूल्यांकन करते हैं तो संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। उसको यहां पर बैंक बताती नहीं है कि संपत्ति की पहले 5 करोड़ थी, आज 8 करोड़ हो गई। वो ये एक तरह से क्या है, पुनर्मूल्यांकन यहां पर जो संपत्ति है उसके रूप में यहां पर शामिल की जाती है। मान लेते हैं मकान मैंने खरीदा था, तो अब हमसे पूछोगे आप कितने खरीदा था, बोले 40 लाख का, लेकिन आज कितने का है वो मैंने नहीं बताया, तो वो यहां पर रीवैल्यूएशन रिजर्व के रूप में कुछ पैसा रखा जाता है यहां। सबऑर्डिनेट डेब्ट ऐसे डेब्ट होते हैं जो कि क्या होता है कि अगर किसी ऋण को चुकाना है
किसी ऋण को चुकाना है तो ऐसे ऋण जिनको सबसे बाद में एक तरह से दिया जाए, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट डेब्ट कहलाते हैं। मतलब प्राथमिकता नहीं होती इनको देने की, प्राथमिकता नहीं होती है, इस कर्ज को अन्य प्राथमिक कर्जों के बाद चुकाया जाएगा, उनको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट डेट, एक तरह से कहे जाते हैं। और तीसरा का हाइब्रिड कैपिटल। हाइब्रिड कैपिटल में इक्विटी में भी लगा हुआ, म्यूचुअल में भी। ऋण और इक्विटी दोनों के गुण एक तरह से रिप्रेजेंट किए जाएं तो उसे हाइब्रिड कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होता है यहां पर, ऐसे भी एक तरह से यहां पर। और भविष्य में होने वाली हानि से निपटने के लिए बैंकें क्या होंगी कि कुछ अपने पास में रिजर्व करके रख लेती हैं, ठीक है, कुछ एक तरह से क्या करती हैं, अपने पास रिजर्व करके रख लेती हैं। और वास्तव में क्या है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो भविष्य में एक तरह से अगर मार्केट में कोई उतार चढ़ाव होगा तो हम उससे निपटने के लिए एक तरह से तैयार होंगे, ठीक है, तो हम एक तरह से तैयार होंगे। और इस कॉन्सेप्ट को अब आपको याद रखना है क्या कि टीयर फर्स्ट कैपिटल हमेशा ही ज्यादा होगी, टीयर सेकंड कैपिटल ज्यादा नहीं होगी। टीयर फर्स्ट कैपिटल एक तरह से ज्यादा होगी, टीयर सेकंड कैपिटल ज्यादा नहीं होगी। अर्थात टीयर टू पूंजी की मात्रा टीयर फर्स्ट से अधिक नहीं हो सकती है। इस कैपिटल को याद रखिएगा। नियामक अक्सर टीयर टू पूंजी के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं जिसे कार्य गणना में शामिल किया जा सकता है यहां। अब यह बात एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया, कितना परसेंट एक तरह से रिप्रेजेंट करने की बात आई है भारत में, तो 9% की बेसल नॉर्म के अनुसार यहां पर रखने की बात आई। 2.5% एक्स्ट्रा यहां पर रिजर्व करने के कुछ बातें हैं, वो अभी हम इसी वीडियो में सबसे लास्ट में एक तरह से समझाएंगे, इसीलिए लिख दिया जाता है 9 से 11.5%। 11.5% क्यों? क्योंकि 2.5% एक तरह से कुछ और कॉन्सेप्ट के रूप में एक तरह से रखा जाता है वो पैसा, उसको हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा टीयर फर्स्ट कैपिटल में क्या है, टीयर सेकेंड कैपिटल में क्या है, टीयर फर्स्ट में कौन कौन सी पूंजी शामिल है, टीयर सेकंड में कौन कौन सी पूंजी शामिल है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझा दिया है। और भारत में 9% का एक तरह से रखने का बात है। टोटल यहां पर अगर कार की बात करें तो करीब 11.5% तक रखने की बात कही है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार केवल 11.5%, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग रूप से निर्धारित करने की बात भी यहां पर रिप्रेजेंट आ जाती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्या कि अगर कार कम है तो इसका तात्पर्य क्या है। मान लेते हैं क्या कैपिटल एडुकेसी रेशियो अगर कम है, नियामक के द्वारा अर्थात आरबीआई के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने ये पैमाने दिए थे और इन पैमानों से आपने क्या किया है कि कम कार को रिप्रेजेंट किया है और कम कार को रिप्रेजेंट करते हुए चीजों को लेकर आए, और कम कार को रिप्रेजेंट करते हुए चीजों को लेकर आए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इसका निहितार्थ समझाना होगा कि वास्तव में इससे क्या होगा अगर कम है। अगर कार कम है तो इसका तात्पर्य है कि बैंक दिवालियापन की तरफ जा रही है, बैंक के पास में नुकसान झेलने और अवशोषित करने की शक्ति खो चुका है। अगर कार कम है, बैंक एक तरह से किस रूप में जा रहा है, दिवालियापन की तरफ जा रहा है, और बैंक अब नुकसान झेलने की कंडीशंस में नहीं है। बैंक कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम्स में आने वाला है अगर कार कम है। 9% से अगर कम हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा क्या है, अगर कार कम है तो अब आरबीआई को कुछ दिशा निर्देश देना होगा, बैंकों के संदर्भ में नियामक कार्यवाही करनी होगी और उसके व्यवसाय पर एक तरह से रोक लगानी होगी और नए ऋण देने से मना करना होगा कि भैया अब आप क्या करो कि नियामक कार्यवाही करते हुए हम आप पर इन क्षेत्रों पर अब बैन लगा रहे हैं और इन क्षेत्रों पर बैन लगाते हुए अब हम आप पर कार्यवाही करें। तीसरा यहां पर क्या है कि अगर कार कम होगा तो हम जैसे जमाकर्ता इस बात को तो देखेंगे ही कि भैया इस बैंक का कार कम हो रहा है, अर्थात कैपिटल एडुकेसी रेशियो कम हो रहा है, तो विश्वास मेरा कम होगा, और जब विश्वास कम होगा तो मैं अपनी जमाओं को निकालना शुरू कर दूंगा, बैंक के एक तरह से निकालना शुरू कर दूंगा। और अगर कार कम होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि उधार लेने की बैंकों की लागत कम हो जाएगी, लागत बढ़ जाएगी। क्यों लागत बढ़ जाएगी? उधार लेंगे, भाई हम क्यों देंगे फिर बैंकों को,
हम सस्ते दरों पर तो एक तरह से नहीं देंगे, फिर बहुत ऊंचे दर पर ही ले, क्योंकि हमारा पैसा डूबने का डर है ना, और डूबने का डर है तो हम कहेंगे बैंक से कि भैया तुम्हारे पास में रिजर्व करने के लिए पैसा ही नहीं, मुझसे ले लोगे और फिर पता चला कि तुम्हारे आगे वाले नहीं वापस किया तो तुम तो डूब जाओगे। तो मुझसे अगर पैसा लो तो महंगे लोन पर अगर लेना चाहो तो ले लो। तो उधार लेने की लागत बैंकों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 100% इस तरह की चीजें निकल कर आए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कार को सुधार कैसे किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है कार का, जिसके बेस पर यहां पर चीजें रिप्रेजेंट होंगी। तो कार को सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो है अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जुटाए, अर्थात नए शेयर जारी करे और जारी करके टियर फर्स्ट की में पूंजी बढ़ा सकता है, नए शेयर जारी करके यहां बैंक। दूसरा हो सकता है लाभ को बनाए रखे। यहां पर क्या होगा, लाभ को कैसे बनाए रखेगा, मतलब लाभांश जो वितरण करता है, शेयरों को ज्यादा एक तरह से पैसा देता है, उस पैसे को कम दे। अब 100 रुपए का फायदा हुआ, मैंने 20 रुपया बांट दिया था, अब 10 ही बांटे तो 90% बैंक के पास ही बना रहेगा, तो पूंजी की पर्याप्त मात्रा बनी रहेगी। ठीक है। अधीनस्थ ऋण, सबॉर्डिनेट डेब्ट। अब सबॉर्डिनेट डेब्ट किसके पूंजी को बढ़ाने का काम आते हैं, टियर 2 पूंजी को बढ़ाने का काम आते हैं। ऐसे ऋण जिनकी वरीयता बाद में है देने की। सबॉर्डिनेट डेब्ट तो ऐसे ऋण थे जिनकी वरीयता क्या है, बाद में है, जिनको हम बाद में चुका सकते हैं, प्राथमिक रूप से उनको चुकाना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ऋणों पर ज्यादा भरोसा किया जाए और उन ऋणों को लाया जाए जिससे हमारी टियर 2 कैपिटल बढ़ सके। और जोखिम भारित संपत्ति के संदर्भ में क्या है कि जो उसका पोर्टफोलियो है उसको प्रबंधित किया जाए। ठीक है। और जोखिम भारित संपत्ति को कम करने के लिए कुछ कमेटियां बनाई जाएं, कुछ एक तरह से कैलकुलेशन किए जाएं कि किसको लोन दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, इस पर विचार किया जाए और विचार करके चीजों को डेवलप किया जाए, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कार को हम बड़े आराम से, अर्थात कैपिटल एडुकेसी रेशियो को बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी कार को सुधार करने की। अब हम लोग एक तरह से कार को समझ चुके हैं बड़े अच्छी तरीके से, और कार को जब समझ चुके हैं बड़े अच्छी तरीके से, तो अब प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं और किस तरह से प्रश्न यहां पर एक्सप्लेन करते हुए चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों द्वारा अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रति धारित पूंजी की मात्रा को मापता है। बिल्कुल ठीक बात है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात इस बात को नापता है क्या कि जोखिम भारित आस्तियां, ठीक है, कितनी है बैंकों में, इस बात को एक तरह से नापने का कार्य कर देता है। ठीक है, कि भैया पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी की इतनी मात्रा बनाकर रखना है, तो जोखिम भारित संपत्तियों का एक हिस्सा है। ठीक है, तो कितना है इसको मापने का काम करता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात सभी प्रकार के बैंकों के लिए समान है। बिल्कुल गलत। यह बात एक तरह से क्या है कि, ठीक है, बैंकों के प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं और भिन्न हो सकते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात के मानक। टियर फर्स्ट पूंजी टियर 2 पूंजी की तुलना में हानि अवशोषित करने की अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात 1 और 3 बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या होगा, खा इसका जब सही जवाब होगा, 1 और 3 इसका सही जवाब है। ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न कहता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंकों की वित्तीय स्थिरता के लिए अधिक अनुकूल स्थिति को इंगित करता है। ठीक है, तो कौन सा एक तरह से अधिक अनुकूलित करता है, यहां नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर के ठीक ऊपर, न्यूनतम स्तर के ठीक ऊपर यहां पर, तो ऐसा यहां पर नहीं है। वित्तीय स्थिरता को एक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर, लगातार घटता हुआ ये तो होगा ही नहीं। उच्च और स्थिर कार, ये वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उच्च होना चाहिए और स्थिर एक तरह से कार की कंडीशन होनी चाहिए। बैंकों के लिए यही सबसे अच्छा माना जाता है बेसिकली। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहता है।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही एक तरह से साधारण सा क्वेश्चन है जिसको हमको थोड़ा सा समझना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को प्रभावित कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। प्रभावित पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। क्या प्रभावित कर सकता है कार को? कौन? गैर निष्पादन आस्तियां। यस, अगर पूंजी कार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकता है? वास्तव में क्या है कि अगर यहां पर, ठीक है, एनपीए बढ़ेगा तो एनपीए बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जोखिम बढ़ेगा बैंक का, और जोखिम बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि बैंकों के लिए जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है उसको बनाए रखने के लिए एक चुनौती आ जाएगी, और इस तरह से ये नकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा एनपीए अगर बढ़ेगा, और हमें ज्यादा कार को बना के रखना होगा उस कंडीशंस में। तो ये वाला तो ठीक हो गया। बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि, ये पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, बिल्कुल 100%। निगेटिव प्रभाव की बात की, पॉजिटिव निगेटिव की नहीं, ये पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, सकारात्मक रूप से एक तरह से लाभप्रदता में वृद्धि प्रभाव डालेगी। ठीक है। जोखिम भारित आस्तियों में कमी, ये भी एक तरह से क्या है, पॉजिटिव प्रभाव डालेगा यहां पर तो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, ये भी एक तरह से पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। इसमें ये तो लिखा नहीं निगेटिव प्रभाव, ये वाला निगेटिव प्रभाव डालेगा। ठीक है। इक्विटी पूंजी का निर्गमन, तो आंसर क्या होगा? चारों। अगर निगेटिव पूंजी पूछा, निगेटिव प्रभाव डालेगा तो हमारा आंसर होता, पॉजिटिव प्रभाव डालेगा तो अलग आंसर होता। ठीक है। इस बात को आपको दिमाग में रखकर चलना है। ठीक है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? फटाफट एक तरह से यहां पर बताइएगा। ठीक है। शेयर के शेयर धारकों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करना, ठीक, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखना, बिल्कुल ठीक बात है। बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और सरकार के बीच राजस्व को बढ़ाना। आंसर क्या होगा? खा इसका सही जवाब होगा आपका। ठीक है। अब मैंने आपसे एक बात और कही थी, ठीक है, एक बात कही थी क्या, कि भैया 9% तो कार के रूप में है, लेकिन 2.5% एक्स्ट्रा पूंजी हमको रखनी होती है, उसको हम कहते हैं पूंजी संरक्षण बफर का नाम से जानते हैं। ठीक है। वास्तव में कार के साथ में एक अतिरिक्त पूंजी को बनाए रखने के दिशा निर्देश भी बैंकों को दिए गए। ठीक है। और ये एक तरह से नियामकों द्वारा बैंकों को लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, पूंजी संरक्षण बफर, अर्थात कैपिटल कंजर्वेशन बफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ताकि वे वित्तीय तनाव की अवधि के दौरान नुकसान को अवशोषित करने और सामान्य ऋण गतिविधियों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी का निर्माण कर सकें। यह बेसल 3 ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अधिक लचीला और स्थिर बनाए रखना। तो 9 प्लस 2.5%, ये टोटल एक तरह से कितना है, 11.5% को यहां पर बनाकर रखना है, जिसको हम पूंजी संरक्षण बफर के नाम से जाना है। ठीक। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सामान्य समय में पूंजी भंडार को प्रोत्साहित करना, और तनाव की अगर स्थिति आ जाए तो तनाव की स्थिति को एक तरह से झेलने में मदद कर देना। एक अतिरिक्त बफर को बनाकर रखना होता है, जिसको हम कहते हैं सीसीबी के नाम से जाना जाता है, अर्थात कैपिटल कंजर्वेशन बफर के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो 2.5% रखने की बात यहां पर कही गई है कार के अतिरिक्त। ठीक है। तो नुकसान अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाना, ऋण प्रवाह को बनाए रखने के लिए नियामक हस्तक्षेप को कम करना, और प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस पर बेस्ड होकर एक तरह से कुछ क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, जिस पर बेस्ड होकर आपके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको भी आप थोड़ा सा मुझे सॉल्व करके बताइएगा क्या इसका आंसर होगा बेसिकली। ठीक है। पूंजी संरक्षण बफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पूंजी संरक्षण बफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बैंकों के लाभ को अधिकतम करना? नहीं। बैंकों पर अत्यधिक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहन करना, वित्तीय तनाव की अवधि के दौरान नुकसान को अवशोषित करने और ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी का निर्माण करने के लिए सक्षम करना। आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही जवाब होगा। फटाफट एक तरह से यहां पर देखकर बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा यहां। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
यदि कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी संरक्षण बफर की अवधारणा को आवश्यकता पूरा करने में विफल रहता है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? फटाफट एक तरह से बताइएगा क्या हो सकते हैं यहां। ठीक है, जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दरें प्रदान करना, नहीं, जमाकर्ताओं से कोई मतलब ही नहीं। नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिलना, बिल्कुल ठीक नहीं है। लाभांश वितरण और विवेकाधीन बोनस भुगतान पर प्रतिबंध लगाना। अगर ये एक तरह से जो बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है उससे अगर नहीं होता है तो बैंक के लाभांश वितरण पर रोक लगाई जाएगी। उसी तरह से जैसे कार में है और विवेकाधीन बोनस भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखकर चलनी है। यहां नियामक द्वारा जुर्माना लगाने की बात नहीं आती, लेकिन हाँ व्यवसाय पर कोई एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा ये बात है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रतिबंध नहीं की बात लिखी है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो हमारा बहुत ही साधारण सा प्रश्न बना हुआ है, और साधारण सा प्रश्न बना हुआ है तो फटाफट इसका सही जवाब दीजिएगा। यहां निम्नलिखित में से कौन सा टियर फर्स्ट पूंजी कैपिटल का हिस्सा है? अधीनस्थ ऋण, पुनर्मूल्यांकन, इक्विटी शेयर पूंजी और सामान्य। तो जाहिर सी बात है क्या टियर फर्स्ट के अंतर्गत रखी गई है। हमने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था टियर फर्स्ट के अंतर्गत रखी गई है ये पेड अप कैपिटल इक्विटी, टियर फर्स्ट के अंतर्गत रखी गई है। ये ही पर बेस्ड होकर हमने यहां पर एक क्वेश्चन बना दिया है आपका, और इसका सही जवाब होगा क्या, सी, इक्विटी शेयर पूंजी, अर्थात यहां पर इक्विटी शेयर पूंजी के आंसर इसमें ठीक होगा बेसिकली। ठीक है, तो हमने एक तरह से क्या है कि आपके सारे क्वेश्चंस यहां पर करा दिए हैं, और क्वेश्चंस करा दिए हैं जिस पर बेस्ड होकर हमने ये वाला क्वेश्चन आपसे किया था। और चलिए ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, और सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो हमने आपके क्वेश्चंस करा दिए हैं। पर डे हम 9:30 बजे एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, और उस कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या एक तरह से पॉइंट हैं जिस पर आपको हमेशा ही दिमाग में रखना है। और इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपकी क्लास के माध्यम से आपके क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, और आपका बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे रात्रि अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।